नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोजल या फिर सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। हम बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलर इतिहास विषय के ऊपर। इतिहास विषय में आप शोध कैसे बनाते हैं। तो पहला प्रश्न उठता है कि हम शोध चुने कैसे। तो आपको पता है इतिहास में 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडवल एंड मॉडर्न। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका किस पार्ट में इंटरेस्ट है, आप किस पार्ट में काम करना चाहते हैं। फिर दूसरा स्टेप ये रहता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मिडवल में करना है, मॉडर्न में करना है या एंशिएंट में करना है। जैसे हम बात करते हैं एंशिएंट की। अगर आपने एंशिएंट में सोचा कि हमें एंशिएंट में शोध करना है। अब एंशिएंट में आपको पता है कि बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता है, महाजनपद काल है, मौर्य हैं, गुप्त है और स्थानीय शासक हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमारे पास रहेंगे। आप ऐसा तो है नहीं कि सभी के ऊपर एक साथ करें। अब पर्टिकुलर इन टॉपिक में भी आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ेगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर शोध करना चाहते हैं। जैसे हमने चूज किया कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर शोध करेंगे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सभ्यता है, इसमें बहुत सारे स्थल है। फिर उसके बाद आपका काम रहेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आप किस एरिया में शोध करना चाहते हैं। कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी पर्टिकुलर एक प्लेस को लेकर शोध करना चाहते हैं या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी विशेषता को लेकर शोध करना चाहते हैं। जैसे कि आप क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में शोध करना चाहते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में शोध करना चाहते हैं या फिर आर्ट एंड कल्चर के बारे में शोध करना चाहते हैं। एक पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को उठाइए और उस पर शोध करना स्टार्ट कीजिए। दूसरा, क्या आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी पर्टिकुलर प्लेस को लेकर के, जैसे चंदुवड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, इनके ऊपर शोध करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं शोध पहले एक विषय के रूप में शुरू हुआ, फिर जब आप उसको प्रपोजल के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वो पर्टिकुलर एक टाइम बाउंडेशन और एक निश्चित एरिया में बंधकर रह जाता है। अगर मैं यही बात करूं मॉडर्न इंडिया की, अगर आप आधुनिक भारत में देखते हैं तो आधुनिक भारत आपको पता है कि मोटा मोटा माना जाता है 1700 से लेकर के 1950 तक। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 1700 से लेकर के 1950 तक पूरे टाइम पीरियड पर शोध करें। सबसे पहले आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक चूज करना है। जैसे सपोज कीजिए आपने चूज किया हमें क्रांतिकारी इतिहास पर शोध करना है। अब आपको पता है कि भारत में जो क्रांतिकारी इतिहास होता है वो कहीं ना कहीं 1895 से शुरू होता है और 1935 तक चलता है। तो पर्टिकुलर ये एक शानदार टॉपिक हो जाता है कि आप आधुनिक भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के ऊपर शोध कीजिए। तो आपका पहली बात तो एक निश्चित टॉपिक हो गया क्रांतिकारी गतिविधियां, तो आपका शोध एक टॉपिक में बंध गया। दूसरा, आपका टाइम लिमिट क्या हो गया, 1895 से लेकर के 2035 तक। ठीक है, तो ये दोनों आपके शोध में विशेषताएं आ गई। अब अगला प्रश्न उठता है कि हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया, टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया, अब हम अपना प्रपोजल बनाते समय किस किस टॉपिक को उसमें समावेश करें, है ना, कौन कौन से हाईलाइट पॉइंट डालें। तो देखिए, सबसे पहले आपको शोध शीर्षक लिखना है कि आप किस सब्जेक्ट में शोध कर रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ी सी वो करता हूं। अब देखिए, शोध शीर्षक के बाद पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन का, प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे कि ये शोध आप क्यों करना चाहते हैं, इस शोध की विशेषता क्या क्या है और इस शोध से आगे चल के क्या आउटपुट मिलेंगे। मतलब जो सैद्धांतिक बातें होती है वो आपको प्रस्तावना में डालनी है। ठीक है, याद रखिएगा प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के अगर हम आगे चलते हैं तो दूसरा हमारा टॉपिक होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप लिखेंगे किस तरह से जो क्रांतिकारी इतिहास के लिए आपने 1895 से लेकर के 1935 तक का जो 40 साल का टाइम पीरियड आपने चुना है, तो वो पर्टिकुलर क्या क्या कब कब घटनाएं हो। जैसे आपको पता है कि 97 में रैंड और अर्नेस्ट की हत्या होती है चापेकर बंधुओं द्वारा। उसके बाद आपको पता है कि हार्डिंग बम केस होता है, मणिकतल्ला केस होता है, अलीपुर षड्यंत्र केस होता है। और उसके बाद आपको पता है कि जैसे आपको पता है क्रांतिकारी इतिहास में 2 फेज चलते हैं। पहला जो कि 1895 से लेकर के 1910 के आसपास तक रहता है। दूसरा फेज फिर भगत सिंह वाला स्टार्ट होता है जो कि सूर्यसेन तक जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पर्टिकुलर उसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर उन दोनों पार्ट के अंदर आप डिटेल बताइए कि क्या क्या कैसे कैसे रहा। लगभग हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड होता है उसको आप 1 से 2 पेज में ले जाइए। ठीक, दूसरा टॉपिक ये रहा। ये मैंने इस टॉपिक के सब टॉपिक ये है, मतलब कि है ना, इसमें पॉइंट डाले हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा, हमारा तीसरा पॉइंट होता है लिटरेचर रिव्यू, मतलब साहित्य समीक्षा। इसमें हम क्या देखते हैं कि क्या
इससे पहले भी पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर किसी इतिहासकार ने काम किया है? जैसे हम देखेंगे क्या किसी ने क्रांतिकारी इतिहास के ऊपर इसके पहले भी कार्य किया हुआ है किसी इतिहासकार ने? अगर किया है तो उस इतिहासकार ने आप उस पहली बात तो अगर आप किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस क्रांतिकारी की बुक को पढ़िए और उस क्रांतिकारी ने पर्टिकुलर क्या की पॉइंट बताए हैं उसको आप अपने लिटरेचर रिव्यू में नोट कीजिए। दूसरी और अगर आप ऐसे ही किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पर्टिकुलर आप उस इतिहासकार को देखिए और उसने कौन सी बुक लिखी है ये देखिए। जैसे सपोज कीजिए इस टॉपिक के बारे में मैक्स मूलर, रिजले, विलियम जोन्स ने काम किया है, इसको मैंने वो भी किया है ना, हाईलाइट भी किया है। और राधा मुखर्जी, केपी जायसवाल, डीडी कौशाम्बी, आर एस शर्मा जैसे इतिहासकारों ने इस टॉपिक के ऊपर काम किया, इसलिए आपको देख रहा होगा कि हाईलाइट भी मैंने किया है। तो तीसरा अपना पॉइंट क्या होगा? लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा। तो आप पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 बुक पढ़ लीजिए और उस बुक को लेकर के आपने क्या निष्कर्ष निकाला उसको लिटरेचर रिव्यू में डाल देना है। ठीक, ये तीसरा टॉपिक। चौथा पॉइंट अपना होता है रिसर्च गैप। रिसर्च गैप क्या होता है ना? मतलब कि आप जैसे क्रांतिकारी इतिहास के ऊपर जितनी बुक लिखी गई हैं आपने उन बुकों को पढ़ा, अब आपको लग रहा है कि ये पॉइंट छोड़ दिया इसने, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट इसने छोड़ दिया, या फिर ये इस नज़रिए से इसने शोध का काम नहीं किया है। जैसे सपोज कीजिए कि क्रांतिकारियों के ऊपर आपको पता है बहुत सारे शोध हो चुके हैं, लेकिन अगर आप शोध करना चाहें कि अगर हम अब भाई इतिहास लेखन की बहुत सारी धाराएं हैं, एक साम्राज्यवादी धारा है, राष्ट्रवादी धारा है, मार्क्सवादी है, सबाल्टर्नवादी है, इन सभी ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से काम किए हैं, सभी की अपनी एक विशेषता होती है। लेकिन अगर आप शोध करना चाहते हैं तो आप देखिए कि जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उसमें कास्ट वाइज अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने ब्राह्मण थे, कितने क्षत्रिय थे, कितने वैश्य थे, कितने निम्न जाति वाले थे, किन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो ये देखने का नजरिया होता है। तो आप जब उसको पढ़िए तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये फिट हो जाएगा कि इस पर्सपेक्टिव में इसमें शोध नहीं हुआ है, और वही आपके लिए एक रिसर्च गैप का काम करेगा। ठीक है, तो रिसर्च गैप मतलब कि आपको देखना है कि क्या छूट गया है, इतिहासकारों ने क्या छोड़ दिया है, और उसी को पकड़ के आपको शोध करना है। ठीक, ये चौथा पॉइंट हुआ। अगला 5वां पॉइंट आइए। 5वां पॉइंट में हमको रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्न बताने होते हैं कि आप जब इस टॉपिक पर शोध करेंगे तो आप किन किन प्रश्नों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप अंधेरे में तीर चलाएंगे, कुछ प्रश्न रहेंगे जिनके उत्तर ढूंढने के लिए आप शोध करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें अगर आप देखिए तो इसमें मैंने कुछ प्रश्न ऐड किए हैं। जैसे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणों और उनसे उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता ने किस प्रकार वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में रूपांतरित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। मतलब कि अभी तक ये माना जाता था कि जो वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में रूपांतरण हुआ है वो कहीं ना कहीं सोशल या फिर इकोनॉमिक रीजन से हुआ है, लेकिन इसको मैंने एक नए पर्सपेक्टिव में डाला। मैंने बोला ऐसा नहीं, जो विदेशी इन्वेजन इंडिया में हुए हैं उसके कारण कहीं ना कहीं समाज में असुरक्षा की भावना आई और उस असुरक्षा ने वर्ण को जाति में कन्वर्ट किया। तो ये एक मैंने नया पर्सपेक्टिव डाला। ठीक है, ये शोध प्रश्न बना। ऐसे ही आपको शोध प्रश्न अपने सब्जेक्ट, अपने विषय को लेकर के बना लेना है। आगे चलिए, अगला पॉइंट आता है हाइपोथेसिस का, परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है कि जिस टॉपिक को आप लेकर चल रहे हैं उसमें आप अंततः क्या प्रूफ करना चाहते हैं। जैसे मैंने क्या प्रूफ किया, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणों और उनसे उत्पन्न अस्थिरता ने वर्ण व्यवस्था की प्रारंभिक लचीलापन को समाप्त करके जातिगत कठोरता और बहिष्कारकारी जाति व्यवस्था में रूपांतरित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इसका मतलब ये होता है कि मैंने ये प्रूफ करने का प्रयास किया जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में इसलिए बदली क्योंकि विदेशी आक्रमण हो रहे थे। इसी तरह आप भी जब शोध करेंगे तो आपके मन में एक हाईलाइट पॉइंट क्लियर रहेगा कि मेरे को लास्ट में ले जाके ये प्रूफ करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही एक महान शासक था। तो उसको, उसकी महानता को सिद्ध करने के लिए आप बहुत सारे फैक्ट देंगे, तब जाके लास्ट में वो प्रूफ होगा। ठीक है, ये हाइपोथेसिस हुआ। अगला आता है मेथडोलॉजी, है ना, शोध प्रविधि। आप किस मेथडोलॉजी का यूज करेंगे, किस शोध पद्धति का यूज करेंगे। तो जब आपने नीट के पहले पेपर के लिए पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारी शोध की पद्धतियाँ होती हैं, इन पे ज़्यादा काम नहीं करना है, मतलब वो पता चल जाता है। हिस्टोरिकल मेथड होती है, क्रिटिकल मेथड होती है, और आपको पता है कि ऐतिहासिक मूल्यांकन पद्धति होती है। बहुत सारी ऐसी पद्धति होती है, ये आपको जनरली मिल जाएगा। तो रिसर्च मेथडोलॉजी एक पॉइंट आपको ऐड करना है। आगे चलिए, और रिसर्च मेथडोलॉजी में ही आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स डालने हैं। अब प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो मूल होते हैं। जैसे क्रांतिकारी इतिहास के समय किन किन लोगों ने कौन कौन सी बुक लिखी, कौन कौन से समाचार पत्र निकाले, या फिर कौन कौन से लेख लिखे, ये सभी क्या रहेंगे हमारे लिए प्राइमरी सोर्स रहेंगे, सोर्स रहेंगे। जैसे आपको पता है कि ये
कीर्ति समाचार पत्र 1926 में निकला था, वो हमारे लिए। और आपको पता है भगवती शरण बोहरा ने बम फिलॉसफी के ऊपर बुक लिखी है, ये हमारे लिए प्राथमिक स्रोत का काम करेंगे। और आपको पता है उसमें पर वंदे मातरम, अरविंदो घोष समाचार पत्र निकालते थे। और बहुत सारी ऐसी बुक, ऐसे न्यूज़पेपर, ऐसे लेख जो उस समय प्रचलित थे, वो हमारे लिए प्राइमरी सोर्स का काम करेंगे। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? अभी वर्तमान में, मतलब वर्तमान इतिहास लेखकों ने जो बुक लिखी है, किसको केंद्र में रख करके? क्रांतिकारी आंदोलन को केंद्र में रख करके। मतलब उस समय को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो बुक लिखी गई हैं, वो बुक हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगी। ठीक, तो इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को ऐड करेंगे। आगे चलते हैं। अगला अपना पॉइंट होगा कि हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष हम क्या निकालेंगे? तो आपको इसमें अपने हिसाब से निष्कर्ष या महत्व एक ही टॉपिक में ऐड कर देना है ना? तो इसमें आप क्या निष्कर्ष लास्ट में निकालेंगे और कौन-कौन से पॉइंट को आप, क्योंकि जो हाइपोथेसिस होती है उसमें आप ये बताएँगे कि आप क्या प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन निष्कर्ष आपके अलग-अलग हो सकते हैं ना, जैसे क्रांतिकारी में इस वर्ण ने ज़्यादा योगदान दिया, क्रांतिकारी आंदोलन में इस वर्ण ने कहीं न कहीं शिथिलता की भूमिका निभाई, इस वर्ण ने क्रांतिकारी आंदोलन के विरोध में काम किया। तो ये सभी कहीं न कहीं अपेक्षित निष्कर्ष होते हैं। ठीक है? तो निष्कर्ष बहुत सारे हो सकते हैं। निष्कर्ष आपको ऐड कर देना है। ठीक है? अगला है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में वही आपको प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स को ऐड कर देना है। लेकिन बिब्लियोग्राफी एपीए स्टाइल में लिखा जाता है। अगर आपको एपीए स्टाइल क्या होती है ये जानना होगा तो अगली वीडियो में बता दूंगा। तो आप बताइएगा कि इसके अलावा आपको क्या जानना है रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस से रिलेटेड। और ठीक है, जैसा भी आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो हम लेके आएंगे। धन्यवाद।